तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सीरीज में हम बात करेंगे वर्णमाला की। ठीक है, वर्णमाला हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे अभी के बारे में बात कर लो, अभी एकेडमिक्स की बात कर लो, चाहे आप आगे हायर एजुकेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर लो, हर जगह आपके वर्णमाला से टॉपिक जो है वो वर्णमाला पूछा जाता है। तो यहीं पे आज हम वर्णमाला के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे कि वर्णमाला अगर पूछता है एग्जाम में तो कौन कौन से टॉपिक वहां पे हमसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे वर्ण, कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बेटा वर्ण जो होता है वो आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसकी डेफिनेशन होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण को हम समझेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब कि जैसे देखो ये एक वाक्य लिखा है ना, ये आपका एक वाक्य लिखा है जो कि किससे मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है, और यही शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य बनता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यही स्वर और व्यंजन जिस प्रकार से, जिस व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्णमाला जो है वो किससे मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन से। स्वर को समझेंगे और व्यंजन को समझेंगे डेफिनेशन, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है मेजरली। ठीक है, सबसे पहले कि स्वर क्या होता है, जो अपना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है या फिर जिसका उच्चारण करने में हमें हमारे मुख से सिर्फ एक ध्वनि निकलती है, एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो होता है स्वर। ठीक है, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता किया जाता है, ये स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई। यहाँ पे आप देखो कि आपको अ बोल रहे हो तो अ में सिर्फ आपको अ ही सुनाई दे रहा है और कोई वर्ण सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन एज कंपेयर हम वही बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजन में क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ठीक है, उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो होता है व्यंजन वर्ण। जैसे जब आप क बोलोगे ना, जब आप क बोलोगे तो क लास्ट में आपको अ भी सुनाई दे रहा है ना, लास्ट में आपको अ भी सुनाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, जितने व्यंजन होते हैं वो आपके स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा यहाँ पे व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। ठीक, ये हो गया आपका डेफिनेशन बेसिक सा, जो कि एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछता है। पूछता क्या है, ये पूछता है आपसे टाइप्स पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में बता दिया है, ये चार्ट आप अपना पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप उसको याद कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो अपने पास में, बहुत हेल्पफुल है। सब कुछ आपको यहीं पे इंक्लूड करके बताया गया है। ठीक है ना, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो आपको कितनी होती है बेटा, कि टोटल आपके यहाँ पे 11 स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या क्या समझ में आया, स्वरों की संख्या क्या समझ में आया बेटा, 11। ठीक है, स्वरों की संख्या से आपको क्या समझ में आया कि इसकी संख्या जो है वो 11 होती है। फिर यहीं पे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ये हो गया हमारा दो प्रकार। अब इसमें ह्रस्व कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है वो होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। अगर हम यहाँ पे इसको बांटेंगे तो अ, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूं वो आपका ह्रस्व है। ठीक है, अ, ई, उ, री, ये चार स्वर जो है ये आपके ह्रस्व हैं। ठीक है, ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं, और जो अंडरलाइन नहीं है वो आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 आपके किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में, और 4 आपके ह्रस्व में आते हैं। टोटल 11 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। बाद के जो अंग और आह बचते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा कि अंग और आह जो होते हैं वो आपके अयोगवाह होते हैं, इसको याद रखिएगा। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। यहीं पे स्वर में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है आपकी, कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर या फिर
हाँ, ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ऐसे स्वर जो आपके दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ओ, औ। ये चार स्वर जो हैं ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये थोड़ा डिफर वन होगा। ठीक है ना, चलो भाई इसको हम कर लिए बॉक्स में बंद। ठीक, अब इसके बाद में आपका स्वर का जो टाइप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है बताइए। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ह्रस्व कौन सा है। ह्रस्व की संख्या 4 होती है, दीर्घ की संख्या 7 होती है। उसको यहाँ लिख देते हैं हम 4 और ये होते हैं 7। ठीक है बच्चा, स्वरों की संख्या बात करेंगे तो 11। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। ठीक है, ए, ओ, औ। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब यहां तक हमारा स्वर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर एग्जाम में हमारे क्या पूछता है? व्यंजन के बारे में, कि कौन कौन से व्यंजन आपके इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछता है। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहले क से स्टार्ट होता है व्यंजन, क से ज्ञ तक। इसमें स्टार्टिंग में होता है आपका स्पर्शीय व्यंजन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क से लेकर के म तक के व्यंजन को हम बांटते हैं स्पर्शीय व्यंजन में या फिर स्पर्श व्यंजन में। इनको हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब इसके बाद में इसको याद कैसे करते हैं? कचट तप वर्ग, कचट तप वर्ग के नाम से इसको हम याद करते हैं। ठीक, मतलब कि अब स्पर्शीय व्यंजन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से, जैसे या फिर इस वर्ग का उच्चार स्थान क्या होगा। ठीक है, उच्चार स्थान से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्टिंग के व्यंजनों को किस में रखा गया है? स्पर्शीय व्यंजन में। आपसे पूछ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद में म के बाद स्टार्ट होता है य, र, ल, व। ये होते हैं, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या क्या होती है बेटा? 4 होती है। चलिए, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के बाद में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। व के बाद आता है श, श, स, ह। इसकी संख्या भी आपके 4 होती है। और आपको एग्जाम में सीधे ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए व्यंजन में किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है। ठीक है बच्चा, 1 मिनट। फिर इसके बाद में 1 सेकेंड, हाँ, देन उसके बाद आपका ह के बाद में संयुक्त व्यंजन आता है। इसकी भी संख्या 4 होती है। आपसे सीधे पूछता है एग्जाम में कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, या फिर इसमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, या फिर ऐसे कौन से व्यंजन है जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी आपकी 4 होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक, उसके बाद में आता है आपका उच्छिष्ट या नुक्ता। उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं इसको हम, ड़ और ढ, क्योंकि इनका जो गुण होता है वो डबल होता है। जैसे यहाँ पे इसको ड बोलते हैं, लेकिन बिंदी लगाती है तो क्या बोलते हैं? ड़ बोलते हैं। इसको बोलते हैं ढ, इसको यहाँ बिंदी लग गई तो क्या? ढ। ठीक है, तो इसको हम उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे बाय नेम आपको बता रही हूं मैं, वैसे ही आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछ देगा उच्छिष्ट व्यंजन बताइए, ऑप्शन दे दिया कोई भी रैंडम 4, उसमें ये या तो ये दे देगा। ठीक है, आपको बताना है कि भाई ये और ये जो है ये हमारा उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है, फिर उसके बाद आगत स्वर क्या होता है? अ की मात्रा जो है वो आगत स्वर है। अ की मात्रा जो है वो हमारा आगत है। ठीक है ना, जैसे कि कॉफी, टॉफी। ठीक है ना, ये डॉक्टर, अ की मात्रा है। अ की मात्रा हिंदी में नहीं होती है। ऐसी मात्राएं, ऐसे व्यंजन जो दूसरे लैंग्वेजेस से आए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आगत ध्वनिया या फिर आगत स्वर। ठीक है, फिर ऐसे ही आगत स्वर जो है वो अ है, और आगत व्यंजन की बात करेंगे तो वो अ, क, ख, ग, ज, फ। ठीक, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं आगत व्यंजन। ठीक, ये आपके हो गए टोटल स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण है उस तरीके से। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखो कुल व्यंजनों की संख्या अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास
39 है। आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो उनकी संख्या, टोटल वर्णों, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चा? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। कुल व्यंजन की संख्या सिर्फ बात करेंगे तो 39। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 एंड उक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। ऐसे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। सीधे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस तरह से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद आपके वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। तो जितने स्पर्श व्यंजन हैं, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, इसको भी जानिए। जब ये व्यंजन ऐसे हैं जैसे क से लेके म तक, ठीक है, क से लेके म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण करते समय ध्वनि जो है मुख से, हमारे मुख के किसी ना किसी एक अंग को स्पर्श करती है, जैसे कि तालु, जैसे कि होठ, जैसे कि दांत, जैसे कि कंठ, इसको स्पर्श करते हुए ये उच्चारित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में इसको क्यों रखा गया है। अब सबका अपना अलग उच्चारण स्थान है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछता है, आपको बोलेगा कि बताइए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको याद करना है कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है, तालु। और आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, कंठ्य होगा, तालव्य होगा, मूर्धन्य होगा, दंत्य होगा या फिर ओष्ठ्य होगा। ठीक, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चा? मूर्धन्य होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे त वर्ग की। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य। एंड द लास्ट वन, प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ्य होता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझोगे, कैसे पहचानोगे, इसमें क्या होता है कि जब आप क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करोगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधे जो है वो कंठ से होकर बाहर निकलती है। लेकिन जब आप त वर्ग के उच्चारण का स्थान करोगे, त वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो क्या होगा, अब बोलना, ठीक है, प्रैक्टिकल करना वापस से, त, थ, द, ध, न। यहाँ पे देखोगे कि सभी लोग, जीभ जो है, जो हमारा टंग है, वो हमारे दांतों को टच कर रहा है, नोटिस किया ना, तो इसीलिए इसको हम दंत्य बोलते हैं। इसी प्रकार से उच्चारण करते समय ये किसी न किसी पार्ट्स को टच करते हैं। जैसे अगर आप प वर्ग बोलोगे तो प, फ, ब, भ, म, दोनों जो लिप हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बिना टच किए अगर बोलो तो बोल लो, ठीक है, इसलिए इसको ओष्ठ्य में रखते हैं। तो समझ में आया होगा कि स्पर्श जो इसका उच्चारण स्थान बताया गया है वो क्यों बताया गया है, किस आधार पर बताया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके एग्जाम में पूछता है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, 2 प्रकार के आपके घोषत्व के आधार पे होते हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि ये बताइए इनमें से अघोष व्यंजन कौन सा है। आपको ऑप्शंस दे देंगे और वहां पे पूछ लेंगे। तो इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका होता है अघोष व्यंजन को, कि इसमें जो आपका वर्ग है, जैसे क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग, 5 व्यंजन है इसमें। अब क वर्ग में आपको 5 व्यंजन दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग के 2 व्यंजन जो है वो अघोष कहलाते हैं और लास्ट के 3 व्यंजन आपके सघोष कहलाते हैं। इसीलिए मैं इसको टेबल में बना के लेके आई हूं कि आपको टेबल वाइज अच्छे से याद हो जाएगा ये चीज। तो देखो, जैसे अघोष व्यंजन पूछा तो किसी भी वर्ग का याद करो कि उसका स्थान कौन सा है, पहला है कि दूसरा है। क, ख पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं, ठीक है, वो अघोष कहलाएंगे। ग, घ, अंग, लास्ट के 3 जो हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसका स्थान देखिएगा हमेशा। आपसे पूछ दिया कि ज कौन सा व्यंजन है, अघोष है कि सघोष है, अब कैसे समझोगे? तो ज देखो कहाँ आता है, च, छ, ज, ज हमारा तीसरे नंबर पे आता है और तीसरा जो है वो हमेशा सघोष होगा। ठीक है, तो ज हमारा क्या हो गया, सघोष व्यंजन हो गया। समझ में आया क्या सबको? समझ में आया?
फिर उसके बाद में ऐसे ही, तो इस तरीके से अगर हम अघोष व्यंजन की बात करें, टोटल हमारे पास 13 होता है, और वहीं सघोष व्यंजन की बात करें हम तो 20 होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन कैसे करते हैं? स्टार्टिंग के दो जो होते हैं आपके, पहले और दूसरे, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं, और वहीं पे किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन जो होते हैं वो सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? अब आइए द लास्ट वन, यहाँ पे वर्णमाला से आपका पूछता है प्राणत्व के आधार पे। ये कौन सा था बच्चा? ये था हमारा घोषत्व के आधार पे व्यंजन। घोषत्व के आधार पे, और उसके बाद में ये होता है हमारा प्राणत्व के आधार पे। दो प्रकार होते हैं ऐसे ही, अल्प प्राण, महाप्राण। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जिसको बोलने में हमारे मुख से या फिर हमें अधिक प्राण की जरूरत होती है, ज्यादा ताकत लगती है बोलने में, वो होता है महाप्राण, और जिसको बोलने में कम ताकत लगती है वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, जैसे देखो आप बोलोगे क ग अंग, ये ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका होता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है, और वहीं किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो हमारा महाप्राण कहलाता है। ठीक है, देखो क ग अंग क्या होगा? अल्प प्राण। च ज इया अल्प प्राण। प ब म अल्प प्राण। अब दूसरा देखो ख घ छ झ, ठीक है ना, छ झ, ठ ढ़, न थ ध, ये आपके महाप्राण में आते हैं। यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके वर्णमाला से किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन में दे देगा, आपको पहचानना होगा, संख्या कितनी होती है ये बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके टोटल जो व्यंजन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कम टाइम में हम लोगों ने व्यंजन कंप्लीट किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है ना, इसके बाद में एक और चीज, चलो हाँ, सो यहाँ पे वर्णमाला का जो सीरीज है वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सीरीज में अपने, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।